उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। हम लोग पिछले 3 महीनों से जब भी चर्चा करते थे इस उपचुनाव को लेकर, तो एक बात पर सारे दल सहमत होते थे मेरे साथ। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी, सारे दल के प्रवक्ता और नेता कि जो भी जनादेश आएगा इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का, वह जनादेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट होगा, उसकी प्रस्तावना होगी, और अगर उसको फिल्म माने तो ये ट्रेलर हो। और कई बार बहसों में मैंने कहा कि क्या हम इसको सेमीफाइनल मान लें, 27 को फाइनल अगर माने तो लगभग सभी दलों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत होते थे कि हाँ अमिताभ जी ये सेमीफाइनल। तो आज सेमीफाइनल हो गया, उसका परिणाम 9 सीट में 7 सीट भाजपा ने और उसके सहयोगी आरएलडी ने जीते, एक आरएलडी 6 भाजपा, और 2 सीट जीती समाजवादी पार्टी। बसपा का खाता नहीं खुला, कांग्रेस लड़ी। इति सिद्धम। 27 का जनादेश मोटे अक्षरों में उत्तर प्रदेश की दीवार पर लिखा। दूसरी बात हम कहते थे कि यह उपचुनाव दो चेहरों के बीच का चुनाव है। योगी वर्सेज अखिलेश। जनता किसके माथे पर रोली चंदन लगाएगी ये तय हो जाएगा, अखिलेश यादव के माथे पर या योगी आदित्यनाथ। इसका भी उत्तर आ गया, बिना किसी किंतु परंतु संशय के उत्तर आ गया, मुखर उत्तर। तीसरी बात हम लोग चर्चा करते थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उसकी चर्चा हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हर बहस में करते थे, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो उनका चुनाव था वो उनके लिए अद्भुत चुनाव था। समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में अपने जीवन का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, 37 सीट जीती। तो समाजवादी पार्टी कहती थी कि ये जो बाई इलेक्शन है, ये लोकसभा चुनाव की जो हमारी जन समर्थन की आंधी है उसके ही कंटिन्यूएशन में चलेगा। उसका भी उत्तर आ गया। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के अपने जन समर्थन को कायम नहीं रख पाई। एक बात कही गई वोटिंग के दिन 20 तारीख को कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, मुस्लिम बहुल इलाकों में अत्याचार हुआ, मुस्लिम बहुल इलाकों में पिस्तौल दिखाई गई, मतदान रोका गया। लेकिन कुदरती की जीत नहीं, और जीत नहीं, कुदरती की ऐतिहासिक जीत ने, रिकॉर्ड जीत ने इस सारे प्रचार तंत्र की हवा खा दी। मुसलमान अगर रामवीर को वोट नहीं, भाजपा के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह को वोट नहीं दिया तो कुदरती में इतने वोट मिल ही नहीं सकते। और अगर कुदरती में इतना वोट पड़ा तो मुसलमान के घर के बाहर कर्फ्यू कैसे था? नहीं ना। और एक बात और जो बड़ी है वो ये कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी ने कहा था कि 23 तारीख को महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन का परिणाम आ जाने दीजिए, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली वाले हटा देंगे। ये नई तारीख अखिलेश जी लाए थे, पुरानी तो एक बार फेल हो चुकी, लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश जी ने, वो तारीख तो फेल हो गई थी, तो नई तारीख दे दी। कहा कि नहीं अब की ये असली है। मैंने पूछा सभा के नेताओं से कि ये ठीक है तारीख? बोले ना अग्निहोत्री जी बिल्कुल पक्की लाए हैं अब की तारीख। आ गया परिणाम, महाराष्ट्र में भी आ गया, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भी आंधी भारतीय जनता पार्टी की, मैं आंधी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में भी आंधी है, 9 में 7 जीते। सोचिए,
सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाई, और वो 2 सीटें जो उसने जीती उसमें एक उसकी अपने परिवार की सीट है, अपने इलाके की सीट है, करहल की, अखिलेश जी के इस्तीफे से खाली हुई सीट थी वो। वहां यादव परिवार के ही तेज प्रताप लड़ रहे थे। वो तेज प्रताप 14,725 वोट से जीत पाए। जब भाजपा के लोग लाख लाख से एक एक लाख से ज्यादा की लीड से जीत रहे हैं, कोई 17,000 से, कोई 75,000 से, कोई 1.25 से, तब करहल की सीट तेज प्रताप जीत रहे 14,725, और 8,000 कुछ वोट से सीसामऊ की सीट जीती। ठीक ठीक। तो कुल मिला के तस्वीर ये भी कि आप जो 2 सीटें जीते भी, वो सीटें ऐसी नहीं है, मतलब उनका जीत का अंतर ऐसा नहीं है जो आपकी विजय को महिमा मंडित करे। वो अंतर ऐसा है कि भाई किसी तरह जीत गए। भाजपा जैसे गाजियाबाद की सीट है, 70,000 से ज्यादा से जीती, तो वहां वो क्लेम कर सकती है कि हम ही हम हैं। 8,000 की जीत से ये क्लेम नहीं हो सकता। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने 24 में जो खोया था, अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मबल, उसने फिर से पा लिया। और समाजवादी पार्टी ने 24 के चुनाव में जो आत्मबल हासिल किया था, वो आज उसने गंवा दिया। कुल जमा आज प्राथमिक टिप्पणी इस जनादेश पर यह है, ये है। अब राजनेताओं ने क्या कहा है इस जनादेश पर उत्तर प्रदेश के, कुछ बड़े राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनिए आप, और उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस चलते। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलकल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं। और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। कुंदर की सीट पर मैं स्वयं गया था और वहां जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने जनसभा में प्रतिभाग किया था, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के भाई बहनों ने उसमें जनसभा में उपस्थित होकर अपनी आशीर्वाद देने का काम किया था। उसी दिन ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को आगे लेकर आगे बढ़ रही है। और सर्व समाज ने, मैं कह सकता हूँ, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये
कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहां खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुले आम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं। देखिए, अगर ये चुनाव निष्पक्ष और निडर होता तो परिणाम इसके उल्टे होते। ये हमें 20 तारीख को ही अंदाज हो गया था कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से यही मांग करेंगे कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो निष्पक्ष और निडर चुनाव कराएं, वरना ये चुनाव एक तरह की ड्रामेबाजी करने से फायदा क्या है। नहीं तो सारी थोड़ी जीतते इस तरह से। भाई एक छोटी सी स्टेट झारखंड दे दी उन्होंने, बड़ी स्टेट ले ली, 2 सीटें जिता देंगे समाजवादी की, क्योंकि वहां पे हर सिर्फ समाजवादी है। और इस जनादेश में एक तस्वीर इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता धीरे धीरे सिमटती जा रही है। खत्म तो नहीं कहूंगा, ये सिमटती जा रही। उसने 9 स्थानों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी जगह उसके उम्मीदवार को विजय हासिल। तो 27 के संदर्भ को जब हम देखेंगे तो उसमें बसपा का ये कोण भी दिमाग में रखना। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट अंकुर सक्सेना है, राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता। अंकुर जी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, उनसे बात शुरू करूंगा। जोशी जी, हम लोगों ने बहस में तय किया था कि 23 तारीख को जो भी जनादेश आएगा, उस जनादेश को 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल मानेंगे। आज जनादेश आ गया, 9 में 7 भाजपा ने जीती हैं, 2 सपा ने जीती। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो परिणाम आया है, इसके साथ साथ एक गाने का भी आज नया वर्जन आ गया है और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने कर दी है। और वो गाना आपने पुराना सुना होगा, तमंचे पर डिस्को। और आज जो गाना बजाया है उत्तर प्रदेश में, वो बनाया है तमंचे पर वोटिंग। ये भी आज उत्तर प्रदेश से संदेश आया, तस्वीरें वायरल हैं, किस प्रकार अधिकारी तमंचे की नोक पर जनता को चुनाव के वोट डालने से रोक रहे थे और किस प्रकार एक विशेष समुदाय के लोगों को, जाति के लोगों को रोका गया, ये कहीं छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी लिखित शिकायतें साक्ष्यों के साथ, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके साथ देने का काम करा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है, वो जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि और जो भारत की जो डेमोक्रेसी है, पूरा विश्व उसको देखता है। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, अगर बंदूक की नोक पे ही चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर पे मेरे को लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, उपचुनाव का परिणाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आया, और भी जगह आया है, पंजाब में आया है। मैं पूछना चाहता हूँ, वहां पर आम आदमी पार्टी गई, कहाँ गया मोदी मैजिक? आपने देखा होगा वहां पर कलकत्ता में भी आया है, कहाँ गया मोदी मैजिक? ऐसा तो हो नहीं सकता कि महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल जाएगा, अन्य जगह नहीं चलेगा। ये बात भी चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और जिस प्रकार लूट और प्रशासन की छूट को दी गई। जोशी जी देखो भाई, जोशी जी देखो भाई, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं। हमारे आपके बीच में ये कॉल हुआ था, ये करार हुआ था कि 23 तारीख को सेमीफाइनल मानेंगे इसको। है, अब दाएं बाएं ना कर ना, ये ठीक नहीं, ये दूसरों को करने दे, आप ना कर। सभा में बहुत नेता है, वो दाएं बाएं करेंगे, ठीक है, करने दीजिए। सीसा मऊ कैसे जीत गए? 8,000 से जीते, लेकिन जीत कैसे गए? इरफान सोलंकी की बेगम जीती ना, वोट से जीती ना।
या वहां आपने तमंचा निकाला था? ये बात ठीक नहीं है। 24 में आप जीते तो पवित्र, उपचुनाव में हार गए तो बोले सब तमंचे पर डिस्को हो रहा है। ये ठीक नहीं। इसी व्यवस्था में आप 24 में जीते हैं 37 सीट। इसी व्यवस्था में आपने करहल जीता 14,725 से। ठीक है, कम वोट मिला। अब इसकी कमी आप खोजो कि आपकी पार्टी को 14,000 से जीतना पड़ा। करहल 1,40,000 से क्यों नहीं जीते? और मैं तो कहता हूं इस पूरे उपचुनाव का टेस्ट केस है कुंदरकी जोशी जी। कुंदरक अभी 3 बजे में एक बहस में कह रहा था कि सारे चुनाव की समीक्षा करना एक दिन में और कुंदरकी की करना 3 दिन। कुंदरकी का संदेश बड़ा है, व्यापक है मित्र। 1.25 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं रामवीर। मुझे पता नहीं रिजवान की जमानत बची की चली गई। बहुत 65% मुसलमान है जोशी जी। इतना वोट ही नहीं मिल सकता था बीजेपी को अगर मुसलमान वोट नहीं दे रहा होता। इस पर चिंतन करना होगा और चिंता भी करनी होगी। अब आपने कहा था, अखिलेश जी ने कहा था कि 23 तारीख के बाद से 23 तारीख की रात से योगी आदित्यनाथ के हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मुझे लगता है अब ये वो बात भी गलत निकल जाएगी जोशी जी, नहीं हटने वाली। देखिए हटना ना हटाना ये तो बीजेपी को तय करना है, लेकिन वो दृश्य भी उनके आला कमान के पास है। जब योगी जी जाएंगे वहां बधाई लेने के लिए, अमिताभ जी लेट मी कंप्लीट, जब वो जाएंगे बधाई लेने अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास कि देखिए मैं आपकी सीटें लेके आए हूं, तो जरूर कहने का काम करेंगे कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, तस्वीरें हमारे पास है। तो ये तो उनका निर्णय है, लेकिन तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर हैं और उनको कोई आपके कहने से मेरे कहने से कोई हाँ भी नहीं कर लेगा, कोई ना भी नहीं कर लेगा। तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो वहाँ तैयार है किस तरह चुनाव को। जी बिल्कुल। मैं कृष्णमोहन पांडे पास चलूं एक टिप्पणी करके। मैंने जिस दिन अखिलेश जी ने कहा था कि योगी हटा दिए जाएंगे, मैंने उस दिन भी कहा था, शायद जोशी जी थे मेरे साथ बहस में, मैंने कहा था अखिलेश जी को ये सब बातें नहीं करनी थी। और फिर आप ये भी करो नहीं मेरी दिल्ली बात हो गई, पक्की खबर है, टाइट ऑफिस हो गया ना। बड़े नेताओं के सब नहीं कहना चाहिए, ये लोहिया वाहिनी के बच्चों से कहलाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बोलना चाहिए इसे। आप कैसे तय कर दोगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी किस मुख्यमंत्री को कब तक रखे? कृष्णमोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया ये तो तमंचे पर वोटिंग है, और तमंचे वोटिंग नहीं हुई होती तो हम सब सीट जीतते 9 में 9, जैसा अखिलेश जी दावा कर रहे हैं। अमिताभ भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में, संविधान में और खासतौर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास रखती है और हम उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जी हमारे बड़े भाई ने कहा कि तमंचे पर वोटिंग हो रही है। साहब ये तमंचे पर वोटिंग नहीं, ये तमंचे का छोड़ दीजिए, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो कल तक कहते थे कि पीडीए का फार्मूला हमारे साथ खड़ा है। नहीं साहब, यही पीडीए का फार्मूला 2019 में लेके आए थे और जनता ने फिर भी तमाचा लगाया था। सपा बसपा की वोटिंग दोनों मिलने के बाद आप कह रहे थे कि सपा और बसपा के वोटर मिल जाएंगे तो गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी, परंतु इसके उलट हुआ क्या? 5 सीट आप और 10-20 बसपा, मामला खत्म। फिर यही हुआ, आपने कहा कि पीडीए लेके आए। हाँ, आपने पीडीए का फार्मूला जो लेके आया था, तथाकथित लोगों ने ये कहा कि ये लोग आएंगे, संविधान समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, और एक झूठ बोला आपने। जनता कुछ लोगों पर इस पर विश्वास हुआ, लेकिन फिर मैं इस बात को कहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। और अब भाई वही हुआ इस उपचुनाव में। देश, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दिखा दिया कि हम न कटने वाले हैं, न बटने वाले हैं और न भ्रम में रहने वाले हैं। और ये तमाचा 2019 में भी था
और ये उपचुनाव में भी है। और इन्होंने कहा कि विशेष समुदाय को वोटिंग नहीं करने दिया गया। बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस बात को करके निकल गए। मैं प्रोफेसर साहब को बताना चाहूंगा, तो सीसामऊ में भी आपका वो विशेष समुदाय था, वहां नहीं रोका गया। आपका करहल में भी विशेष समुदाय था, वहां पे नहीं रोका गया। लेकिन हाँ, इस करहल के चुनाव ने एक बात तय कर दिया कि आगे का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम जो होगा जिंदाबाद होगा। क्योंकि अखिलेश जी 65,000 से जीते थे और पूरी क्षमता आपने लगा दिया तो 15,000 से जीते हैं, 15,000 से भी कम वोट से है। ये चुनाव आपके वास्तविक स्वरूप को बताता है। और रही बात इस उपचुनाव के 7 और 9 के, तो ये कई लोग इस बात को, हम लोग रोज विवेक टंका बाइक कहते सुनते थे कि ये तो 2027 का फाइनल है, सेमीफाइनल है, अब कोई बचेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो गया। साहब मिल गया वजूद। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जनता ने पुनः 2027 का राज तिलक कर दिया और कहा ऐसे ही विकास के कार्य करते रहो, ऐसे ही गुंडों पर अपराधियों को जेल में आप भेजते रहो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये उत्तर प्रदेश अब विकास का उत्तर प्रदेश है, प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तर प्रदेश है, पुलिसिंग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर सड़कें और जनता के विश्वास का उत्तर प्रदेश है, जिसका प्रतिफल आज मिला है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में भी मिला है और देश के विभिन्न कोनों में मिला है। झारखंड में जहां पे हम सरकार बनाते बनाते रह गए, वहां पे भी हमें अविश्वसनीय वोट मिले उन सीटों पर जहां पर जो हमें विश्वास नहीं था। तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के। अभी रुकना होगा। मैं अंकुर सक्सेना के पास भी जाता हूँ, फिर आदम जोशी जाता हूँ। अंकुर सक्सेना, आपकी सीट यानी मीरापुर, आपकी पार्टी जहां से लड़ रही थी, मीरापुर पर भी बड़ा बवाल था। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग की थी उसमें मीरापुर भी था, और जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ पूरे देश भर में वो भी मीरापुर से ही था। अब मीरापुर आपकी पार्टी ने जीत लिया। जोशी जी हमारे मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति, वो कह रहे तमंचे पर डिस्को की तर्ज पर तमंचे पर वोटिंग। अंकुर जी। अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को अपने हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है, जिनने आम जनमानस को एक अच्छी वोटिंग करने के लिए और तटस्थ भाव से वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि आपने हमेशा डिबेट में हर तरीके के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय को प्रस्तुत किया है, जिससे आम जनमानस ने एक मानसिक सुदृढ़ता के साथ वोटिंग की है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे। देखिए, इनका एक फार्मूला है, पीडीए। अब उस पीडीए का जनता ने नया नितार दिया है, पीट डाला अगले को। जनता ने पीट डाला अगले को, मतलब अब भविष्य में इनको पीडीए शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। जनता ने ये साबित कर दिया है कि हम ना बटेंगे, हम ना कटेंगे, हम यूनाइट होंगे। और इस तरीके की जो समाज में एक वर्ग विशेष की विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो हर बार पीडीए का नारा देगा, उसे पीट डाला अगले को आम जनमानस हर बार इसी तरीके के समीकरण बैठाकर जवाब देगी। आप देख रहे होंगे, बात अगर कुंद्रक्की की जाए या बात अगर मीरापुर की जाए, जैसा कि आपके सम्मानित चैनल पे खुद ही चल रहा है, 1.5 लाख के करीब की वोटिंग से अगर अगला प्रत्याशी हमारा जीत रहा है, तो इसका मतलब है पश्चिम में माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए का घटक दल बनने के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए वोटों का विभाजन रुका आम जनमानस के बीच में। जो उनने माननीय जयंत चौधरी जी ने भाईचारा सम्मेलन किया था, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था, उसका भी एनडीए घटक दल के रूप में एनडीए को फायदा हुआ। और समाजवादी पार्टी जो हमेशा ये कहती थी कि राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर सीट समाजवादी पार्टी के घटक दल की हैसियत से जीती है, उनके गाल पे जोरदार तमाचा। और इस बात का प्रत्युत्तर उनको प्राप्त हुआ है कि मीरापुर जयंत चौधरी जी के भाईचारे की वजह से, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की वजह से, और कहीं ना कहीं अजीत चौधरी जी के संघर्षों के परिणाम के स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ था। और इसमें समाजवादी पार्टी का कहीं पर कोई भी रोल नहीं था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की 9 सीटों को हम लोगों ने जो जीता, 9 में से जो 7 सीटों को हम लोगों ने जीता है, और जो बाकी की 2 सीटें कुछ अंतराल से रह गई हैं, तो आप यकीन मानिए 2027 में वहां पे भी यही पीडीए चलेगा, मतलब पीट डाला अगले को, और वो 2 सीटें भी हमारे एनडीए के खाते में आएंगी।
जी ठीक। जोशी जी, ये एक नई व्याख्या दी है आरएलडी ने कि पीट डाला अगले को। एक तो ये है, और दूसरा मेरा विषय ये कि लोकसभा चुनाव में आपने प्रोएक्टिव मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो स्टिग्मा था उसको उतार फेंका था, हटा दिया। पूरे लोकसभा में अखिलेश जी ने 4 मुसलमानों को टिकट दी थी सर। कहा था नहीं, हम मुस्लिम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके करने के कारण नुकसान ज्यादा होता, फायदा कम नुकसान ज्यादा। लेकिन अचानक से बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पहुंच गई 80 के अंतिम दौर में मुलायम सिंह जी के कार्यकाल की पार्टी के तौर। उसने 45% टिकट दे दी मुसलमानों को बाई इलेक्शन में, और हर भाषण में, हर शिकायत में, हर चिट्ठी में, हर दस्तावेज में मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या जरूरत से ज्यादा मुसलमान मुसलमान करने के कारण समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया उपचुनाव में? जोशी जी, ये एक बड़ा वैचारिक मतलब बहुत महीन प्रश्न है, लेकिन मुझे लग रहा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर आप कुदरती हार गए इतना मुसलमान करने के बाद, तब तो फिर मुश्किल है। देखिए, पहला तो मैं जवाब देना चाहूंगा जी अंकुर भाई को। जी जो जी अंकुर भाई आज नई परिभाषा लेकर आए हैं। अब तीसरे नंबर की जो पार्टी है और जिसके 37 सांसद खुद के हैं, 6 उनके हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्ष है, उसके नेता को वो क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तो उनका संस्कार में संस्कार बदलने का काम तो भुवन जोशी का नहीं है। वो दोस्त तो पेरेंट्स का होता है कि वो संस्कार नहीं दे पाए, किस तरह बीच में नहीं बोल। नहीं, अभी अंकुर भाई अभी रुकना होगा बीच में, अब पहले जोशी की बात कंप्लीट हो जाए। जी अंकुर हमें जानते नहीं, और जानते नहीं तो समझ ले हम कभी किसी के बीच में नहीं बोलते, सिर्फ पढ़े जी लिखे जी, हैं, हमने ठीक से उनको पढ़े किया, लिखे। उनको जोशी जी हमने उनको बता दिया, आप बताइए। जी तो वो तो संस्कार उनका है, उस विषय पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन देश और प्रदेश समझता है किस राजनीतिक दल को जीरो से लेकर खड़ा करने तक, राज्यसभा भेजने तक किस व्यक्ति का हाथ रहा, उस शख्स का नाम माननीय अखिलेश यादव जी। खड़ा करने का काम हमने बसपा को भी करा था, और हमारे हटने के बाद उनका क्या असर हुआ वो आज देश और प्रदेश के सामने चित्र है। और ऐसा ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा ही परिणाम शायद उस दल को भी मिलेगा जो आज ऊंची ऊंची बातें करने लगे हैं। कम से कम ये देख लेना चाहिए उस राजनीतिक दल की उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है, विधानसभा में, लोकसभा में कौन से नंबर की वो पार्टी है। इतना लिहाज भी कर ले तो मेरे को लगता है राजनीतिक शिष्टाचार बचा रहेगा। जिस विषय, और मैं आज कहना चाहता हूँ, उपचुनाव का परिणाम और भी जगह आया है, उसको भूलना नहीं चाहिए कि बंगाल में मोदी मैजिक फेल हो गया, बटेंगे कटेंगे फेल हो गया, सेफ है तो जोशी जी, नेक है, वो सब अपन उत्तर प्रदेश तक रहे। आओ जोशी जी, अपन उत्तर प्रदेश तक रहे आज, फिर कहीं बंगाल पर भी जाएंगे, तमिलनाडु पर भी जाएंगे, महाराष्ट्र पर भी जाएंगे, झारखंड, अभी उत्तर प्रदेश पर कन्फाइंड कर। जी नहीं, उसी पे कल आप देखिए, आप अंपायर का कहना मानना हमारा कर्तव्य बनता है। हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कह दिया है। और कोई ट्रेंड लोकतंत्र के लिए अच्छा हो तो उसको तो होना चाहिए, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं तो मानता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के होता है जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं जिस प्रकार के चित्र आए, वैसे भविष्य में अगर हमारी भी सरकार आए तो इस तरह के चित्र लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं। दूसरा विषय, और रही बात पीडीए की, और ये मैं आपको मतलब बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, यह हमारे लिए एक मूवमेंट की तरह है। हमने 5 टिकट महिलाओं को दिए, आधी आबादी को 5 टिकट दिए 9 में से। ये केवल शासन माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको आगे बढ़ाना चाहते, लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समाज को देने का काम करा, पिछड़ों को देने का काम करा, दलित को। जनता जनार्दन ने जहां पर हमारी कमियां रही होंगी हम उन पर काम करने का काम करेंगे। जहां पर जनता के मैंडेट को कुचलने का प्रयास करा होगा सरकार ने, वहां पर 2027 में जनता पीडीए की ताकत 4 गुना ताकत से काम करेगी। जी जी ठीक है जोशी जी। जोशी जी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में से एक होंगे जो मंच, ये टीवी पर ये बोलने का साहस रखते हैं कि जहां हमारी कमियां हैं हम उनको दुरुस्त करेंगे, वरना ये तो कोई बोलता ही नहीं। कौन मानता है कि कमी हमें हो सकती है? बोले राम भाजी, हमें कोई कमी हो सकती है? नो एवर। बोले हम तो कमी मुक्त है। ये भाव रहना चाहिए कि हम अपनी कमियों को भी देखें। एक बात
समाजवादी पार्टी के नेता ने कही, प्रवक्ता ने, जोशी जी ने, कि मतलब उन्होंने नामों में थोड़ा संकोच बरता, लेकिन मैं उसका अर्थ सीधे बता दे रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को इज्जत बख्शी, उनको खड़ा किया। मुझे लगता है ये भाव भी ठीक नहीं लोकतंत्र की शिष्टाचार की बात हो रही। अगर जयंत चौधरी ये कहने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी जोशी जी कि हमारे बाबा ने मुलायम सिंह यादव को खड़ा किया था, बाकी सबको तो छोड़ दो। क्या उनके सगे बाबा है, उनका अधिकार है कहने का? नहीं, एक ही खून है। ये तो कोई भी दावा नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब कोई भी इस अखिल सृष्टि में, कि चरण सिंह ने मुलायम सिंह को खड़ा नहीं किया, ये तो दावा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने किया ना, उन्हीं की कृपा पात्र थे सब लोग। चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे, हिंदी भाषी भारत के 8 राज्यों के बड़े नेता उनके शिष्यत्व में थे। उसमें देवीलाल थे, उसमें कर्पूरी ठाकुर थे, उसमें बीजू पटनायक थे, उसमें शरद जोशी थे। मुलायम सिंह, शरद यादव, इनका तो नाम ही नहीं लिया अभी मैंने, ये तो और एक लाइन नीचे थे। ये बीजू पटनायक और देवीलाल के बराबर थोड़े थे, ये तो उनसे भी एक लेयर बाद के लोग थे। ये सच है। इसलिए इन सब चीजों को हम कटुता बढ़ाएं, जो चीजें उनसे बचना भी चाहिए और बचा भी जा सकता है। मैं कृष्णमोहन जी के पास चलूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है, अब कांग्रेस ये कह सकती है, महाराष्ट्र में लुटने पिटने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जोशी जी कांग्रेस ये कह सकती है कि ले गुरु, हमें नहीं बैठाला ना साइकिल पे, अब मजा ले। जो आपने हरियाणा में कहा था कि हमें नहीं दी ना सीट, ले। अब अजय राय कम से कम ये जरूर कहेंगे, आज नहीं तो कल एएनआई को 4-6 बाइट को ठोक देंगे अजय राय, जोशी जी ध्यान रखिएगा। कृष्णमोहन पांडे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में पीडीए का झंडा फिर बुलंद होगा। जी, अमिताभ भाई, बिल्कुल हमारे साथी ने कहा है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता इस पर विचार करेगी, विश्वास करेगी। परंतु जो विश्वास अभी इन 9 चुनाव पर की है, उसी तरह का चुनाव को विश्वास करेगी। परंतु मैं एक छोटी-सी बात इनको, अपने भाई को बताना चाहता हूँ। ये पीडीए का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, भाई हम अभी हम लोग के बड़े अच्छे भाई, बड़े भाई हैं, इनको इस बात से बता दूं, इन्होंने कहा कि पिछड़ा मतलब पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा सब गिना दिया। परंतु साहब, आपके जयप्रकाश नारायण जी के याद जयंती के दिन अखिलेश जी के लिए जो रथ बना था, उस रथ पर लिखा था पीडीए और उसके नीचे लिखा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उसमें आधी आबादी नहीं थी, उसमें आदिवासी नहीं था, उसमें अगड़ा नहीं था। साहब, अपनी परिभाषा या तो आप सुधारिए या अखिलेश जी सुधारे। और इसी उपचुनाव में 4 दिन पहले अखिलेश जी ने मंच से कहा था, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, तुम याद करो कि तुम्हारे अधिकारों को किसने छीना। पिछड़ा ने समझ लिया कि उसके अधिकार को 12 से 15 में किसने छीना। दलित ने समझ लिया कि 12 से 15 में सर्वाधिक दलित अपराध किसकी सरकार में हुए। और अल्पसंख्यक को तो याद ही है साहब, 750 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, जिसके पलायन का वो शिकार हुआ। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो आपको समझ ही रहा था। और आपको अगड़ा का वोट चाहिए नहीं, आदिवासी आपको वोट चाहिए नहीं, और आधी आबादी को आपको सम्मान किस तरह से दिया कि 45% वोट किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया। ये आपका फार्मूला है और इसको उत्तर प्रदेश जनता ठीक ढंग से जानती है। अभी आपने कहा कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप है। परंतु कैसे है उत्तर प्रदेश में, जिस फार्मूलों को लेके आए थे, काट की हारी चढ़ाए थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया। और अभी जो आप कह रहे थे ना कि तमंचे पे वोटिंग, पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि तमंचे पे वोटिंग नहीं, तमंचे वालों को तमाचा है ये। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं था
जो हर एक जिला में का एक अपराधी नामित अपराधी नहीं था और समाजवादी पार्टी का नेता न हो। गिना दूंगा गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक एक एक लोग, परंतु हमारी सरकार में वो नाम तो जेल में गए, उनके पुष्पित पुलित करने वाले लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। ये अपराध पे जो नियंत्रण है, उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस नहीं किया है, अपनी आंखों से देख रहा है और वो जीवन जी रहा है कि एक ये जीवन है 17 से 24 का और एक वो जीवन था 12 से 17 का कि जब आप एक्सप्रेस वे से जो गुजरते थे तो गाड़ी रोक करके लूट होती थी और हाँ, बड़े विभत्स तरीके से हमारी मातृ शक्ति के साथ वहां पे रेप होता था। नहीं साहब, वो समय गया, बीत गया। अब 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, भोर में 4 बजे निकलिए, अब रेप को छोड़ दीजिए, कोई विचार नहीं करता, लूट छोड़ दीजिए, अपराधी जेलों में है। इसका प्रतिफल ये 2024 का चुनाव। अभी आगे दोबारा आएंगे। जोशी जी, जैसा रामगोपाल जी ने कहा था या जैसा चिट्ठी लिखी थी या जैसा अखिलेश जी ने कहा अपनी तमाम उसमें बाइट्स में कि भाई मुस्लिम बहुल आबादी में कर्फ्यू लगा दिया गया, कोई मुसलमान वोट नहीं दे पाया, बंदूक का दिखा के उसको रोक दिया गया। अगर मुसलमान वोट न दे पाता तो शीशा मऊ तो फिर किसी भी कोण से जीती नहीं सकती थी समाजवादी पार्टी। नहीं, इरफान सोलंकी की बेगम अगर चुनाव जीतती है, 8,000 से जीती लेकिन जीतती है, और वहां का जो कंपोजिशन है, धार्मिक आधार पर जो आबादी का वर्गीकरण है, वो ये बताता है कि इरफान सोलंकी की पत्नी की जीत संभव ही नहीं थी अगर मुस्लिम वोट नहीं करता उस जाकर बूथ पर। तो आपकी बात तो शीशा मऊ के परिणाम नहीं काट दी जोशी जी, एक। और दूसरा, क्या अब भी आप ये चाहेंगे कि शीशा मऊ चुनाव रद्द कर दिया जाए जैसी मांग की थी आपने 20 तारीख को? अमिताभ जी, अगर चुनाव रद्द करना है तो वो भी कर दिया जाए, साथ साथ जो दूसरा बोला है कुंदर की, वो नहीं बोलेंगे आप, वो सूट नहीं कर रहा होगा आपको। भाई क्या लिखा था, मैंने कहा कराइए आप, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल में कराइए, उसको भी, कुंदर की को भी कराइए, इसको भी कराइए, करवाइए फेयर चुनाव, हम तैयार है इसके लिए, लेकिन कुंदर की नहीं करेंगे, एक शीशा मऊ करेंगे। और जो वोटों का अंतर ऐतिहासिक होना था, वो वोटों का अंतर ऐतिहासिक नहीं हो पाया। ये 10,000 की जीत, 8,000 की जीत वाला क्षेत्र नहीं है। इसमें जीत कैसी होनी चाहिए, वो जीत देख 2027 में आपको, और हम बैठेंगे, आपको दोनों जगह की सीट का, कुंदरकी का भी और शीशा मऊ का भी, दोनों का बैठ के हम और आप चिंतन करेंगे कि कैसी जीत होती है। नहीं जोशी जी, लेकिन जीत का अंतर तो करहल में भी आप मेंटेन नहीं रख पाए। अखिलेश जी 65-70 हजार से जीते थे, अब तेज प्रताप तो राम राम कह के 14,000 से जीते। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो आप, तो यहाँ पर आपका आप घर बिल्कुल है, ठीक है। वो तो या तो परिवार का आंगन है करहल भाई। मैं अमिताभ जी आपकी बात से सहमत हूँ। जो करहल का भी जो परिणाम आया है, वो इतने वोटों की जीत नहीं होती हमारी, 27 में गिन लीजिएगा वोटों का। हम भी अब 30 साल से यही काम कर रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम भी इसी काम में लगे हुए 30 साल से। कुछ कभी हमने सीखा होगा, कभी सिखाया होगा, 30 साल से यही काम कर रहे हैं। ठीक, आप उनका अंतर देख लीजिएगा कि कैसे अंतर होता है। नहीं, अभी कैसे घट गया जोशी जी, छोटी बात नहीं, करहल मतलब आंगन में कैसे गड़बड़ हो गया? आप सरकार के नीचे चुनाव हो रहा है, किस तरह हो रहा है, पूरा प्रदेश देश जानता है। मुझे बार बार कोई एक बात को 3 बार कहने में मेरा कोई स्तर बढ़ नहीं जाएगा। वो तो मैंने शुरुआत ही कर दी है, उस बात से तो मैंने शुरुआत ही करी है कि एक गाना नया ट्रेंडिंग में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तमंचे पर वोटिंग, तमंचे पर डिस्को पुराना हो गया है। ये भी तो आज संदेश है, अन्य ये भी संदेश गया है आज, और ये संदेश को देने वाले हम ही लोग हैं जी। इस बात तो जोशी जी, अब इस बात में तब जान आ जाती अगर इसमें 24 का उदाहरण भी जुड़ जाता। 24 में आप मैनपुरी जीत, आपने 37 सीटें जीती। इसी सिस्टम में यही योगी सरकार थी और दिल्ली में मोदी सरकार थी। नहीं, यही पुलिस वाले रहे होंगे, यही चुनाव आयोग रहे होगा, यही बीएलओ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 24 का चुनाव कराने अमेरिका और जापान से लोग आए होंगे। वही अर्जुन वही बाण।
नहीं जोशी जी? आज का जो विषय है, जितना मेरा वस्तु ज्ञान है, जितनी मेरी समझ बन पाती है, मैंने आपको बहुत सीधे से जवाब दे दिया। हमने चुनाव आयोग में रिजल्ट के बाद नहीं कहा, पहले ही एप्लीकेशन करी है, पहले ही एप्लीकेशन दे रखी है कि दोनों जगह चुनाव करा लीजिए जाए, एक फेयर चुनाव करा लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कितने उसके में। आज तो केवल इतनी बात बनती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ अन्य जगह के भी रिजल्ट आए, उनको भी देख लिया जाए, वहां पर कितनी मोदी भारी लहर चल रही है। झारखंड भी इस देश का हिस्सा है। एक मिनट मैं कृष्ण मोहन पांडे और अंकुर जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। और जगह की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, सबकी चर्चा ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव था महाराष्ट्र, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन। क्या वहां चुनाव में जोशी जी परिणाम नहीं आए, बीजेपी की आंधी आ गई। विपक्षी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के सहयोगी दल भी सब मिला के भाजपा के बराबर नहीं पहुंचे। जितने बड़ी विजय भाजपा ने वहां हासिल की है, 132-34 सीट, वो भी इसी देश में है ना। और भारत के बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में शुमार है महाराष्ट्र। लेकिन समाजवादी पार्टी को आज ममता बनर्जी के परिणाम पर चर्चा करने की रुचि है और अपने परिणाम पर नहीं। अरे भाई, ममता जी तो आई भी नहीं आपके यहाँ प्रचार करने, आपने लोकसभा में उनको एक सीट दे दी थी लड़ने के लिए, वो तो आई भी नहीं। अंकुर जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि शीशा मऊ भी रद्द कर दो, लेकिन कुदरकी और मीरापुर भी रद्द कर दो साथ में। अमिताभ जी, अभी डिबेट के दौरान करहल की चर्चा चल रही थी कि करहल में मात्र 14,000 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीते हैं। वास्तव में इनकी 14,000 से नहीं 40,000 से हार होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि करहल में एक बालिका की हत्या हो जाती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील करती है और इलेक्शन के दिन ये घटनाक्रम घटित होता है। क्या ये आधी आबादी का सम्मान? परिवार की बच्ची जी, ये क्या आधी आबादी का सम्मान है? क्या इसको लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई ट्विटर खेलते हैं, अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, इस मुद्दे पर क्या उनने कोई सांत्वना का शब्द प्रयुक्त किया? करहल का आम जनमानस अपने को निराश महसूस कर रहा था। दलित समुदाय की एक बेटी थी, बहन थी, उसके साथ इस तरीके का दुखद घटनाक्रम होता है और उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नाम आता है। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की हार के लिए जो चीज होनी चाहिए थी वो तो जीतना भी दुखदायी रहा, क्योंकि आम जनमानस को उन्हीं लोगों से फिर से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब आपने डिबेट प्रारंभ की थी तो एसटी हसन साहब का एक बयान चल रहा था। एसटी हसन साहब ने एक बात कही थी कि जब 20 तारीख को वोटिंग हो रही थी उसी दिन उनको अनुमान लग गया था चुनाव परिणाम का। वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, जब आपके वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता ने अनुमान लगा लिया था तो इसका मतलब चुनाव परिणाम तो पूर्व प्रत्याशित थे ना। और जब चुनाव परिणाम पूर्व प्रत्याशित थे तो आपको पता था कि अब भाई हमारा क्या हाल और क्या हश्र उत्तर प्रदेश की आम जनमानस करने जा रही है। इसलिए आप लोग पहले ही से चिल्लाने लगे कि हम चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ दें, हम तमंचे पे डिस्को वाले की जगह तमंचे पे वोटिंग नारा देने लगे या डायलॉग मारने लगे, हम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पे कमेंट कसने लगे। लेकिन आपको आत्मावलोकन की जरूरत है, जैसे हम लोगों ने आत्मावलोकन किया और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में सफाया किया है, इसी तरीके से हम लोग ये जो 2 सीटें आप लोग किसी तरीके से जीत गए हैं, एक 8,000 से और एक लगभग 14,000 के करीब का, हम लोग भी अपना आत्ममंथन करेंगे। आप आत्मावलोकन कीजिए, हम लोग आत्ममंथन करेंगे और यकीन मानिए 2027 में हम लोग आपको जो 2 सीटें मिली है आप ही के घर से वो 2 सीटें भी ना निकाल ले जाए तो आप कहिएगा 2027 एनडीए जिंदाबाद होगा। कृष्ण मोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में हम करहल और शीशा मऊ दोनों बड़ी जीत से जीतेंगे। वो करे 40-45 हजार से शीशा मऊ जीतना चाहिए था, वो तो इतनी सख्ती थी कि 8,000 से जीत पाए। और सपने देखने चाहिए, हर राजनीतिक दल को सपने देखने चाहिए और उसमें समाजवादी पार्टी भी आती है और वो दल है। और हम भारतीय जनता पार्टी या वो दल जो सत्ता में है तो सपने उनके अपने पूरे हो रहे हैं, परंतु वो लोग जो पिछले 10 वर्षों से सत्ता से दूर है तो उनके सपने बड़े हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सपने देखने चाहिए, परंतु
उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में गुंडई नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में परिवारवाद नहीं चलने देंगे। और हाँ, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति विशेष ही इस राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा होगा, अब ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश अब जो उत्तर प्रदेश के सपनों का प्रदेश था वो बन रहा है, बन चुका है। अब हम अपनी व्यवस्था को महाराष्ट्र से जोड़ रहे हैं, हम महाराष्ट्र से तुलना कर रहे हैं कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, सर्वाधिक रोजगार कैसे दे सकेंगे और वो रोजगार लंबे कालखंड तक रहे, सर्वाधिक लोग यहाँ पर नौकरी देने वाले कैसे बनेंगे, हम इस पर विचार कर रहे हैं और हमारे सपने इस पर है। समाजवादी पार्टी के भी सपने हैं कि आईटी सेक्टर कैसे डेवलप होगा, उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर कैसे डेवलप होगा, इनकम फ्रॉम टेरर, कच्चा दिखाओ पैसा लो, ये वाला जो प्रदेश है अब वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि बार बार हमारे भाई इस बात को कह रहे हैं कि तमंचे, इनके दिमाग से तमंचा जा ही नहीं रहा है। ये उत्तर प्रदेश तमंचों का उत्तर प्रदेश इन्होंने बनाया था, वो निकल नहीं पा रहा है। इनके गाने में तमंचा, इनकी राजनीति में तमंचा, इनका आदमी पकड़ा जाता है उसके बगल उसकी गाड़ी से तमंचा निकल ही नहीं पा रहा है, जबकि इनको पता नहीं है तमंचे वाले जेल जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो तमंचे को दूर कर चुकी है, अब वो तमाचा दे करके उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य जो योगी आदित्यनाथ जी और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश 2027 में वो प्रतिमान स्थापित करेगा जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में और समाजवादी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शायद वो बसपा से भी निचले स्तर पे जाने को तैयार रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के किए गए वैकासिक कार्यों और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है। ठीक है, एक एक प्रश्न में अंकुर से लूं। अंकुर, एक जमाना था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का बोलबाला हुआ करता था। अब मैं देख रहा हूं कि बसपा की भूमिका राजनीति के अखाड़े में धीरे धीरे सिमटती जा रही। लोकसभा में इतनी सिमट गई कि बसपा का जनाधार 10% के नीचे आ गया, 9 साढ़े 9%। और इस बार मैं बाई इलेक्शंस में रिजल्ट देख रहा हूं, एक आध सीट को छोड़ दीजिए तो मतलब शर्मनाक प्रदर्शन। क्या बसपा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र से धीरे धीरे छरित हो रही है, लुप्त हो रही है? अमिताभ जी देखिए, अब बहुजन समाजवादी पार्टी की चूंकि बहन कुमारी मायावती जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नेतृत्व हैं, तो उन पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती है क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठ हैं। लेकिन अगर कार्य पद्धति और कार्यशैली को आप देखें तो उन्होंने आम जनमानस के लिए किया क्या आज की डेट में। जो पास्ट में किया आप वो काम गिना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मुख्यमंत्री चुना जा चुका है आम जनमानस के द्वारा। क्या आप विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन किया? क्या आप संघर्ष की सारथी बनी? जब आप आम जनमानस के बीच में अप्रोच नहीं करोगे, आपके घर पे बड़े दरबार लगे रहेंगे और आप पुराना कि हम सम्राट के वंशज के रहे हैं या हमारी सल्तनत रही है, आप इस तरीके की सोच रखोगे तो जो परिणाम हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आप देखेंगे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा हमने 50% महिलाओं को टिकट दिया। श्रीमान जी, आपको ये जानना चाहिए कि एनडीए गठबंधन कोटे में हमारे पास एक सीट आई और हमने उसको अपनी माननीय मिथिलेश पाल जी को टिकट दिया। तो इस तरीके से हमने तो 100% टिकट महिला सम्मान को समर्पित किया। दूसरी बात है, जहां तक आप एक, हालांकि हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, धर्म और जाति और संप्रदाय की बात नहीं करते। अगर आप ये देखेंगे यूपी कैबिनेट में जब स्थान मिलने की बात आई तो हम लोगों ने अपने दलित समुदाय से अपने भाई अनिल कुमार जी को मंत्री पद से सुशोभित करवाया। माननीय जयंत जी ने अनिल जी को कैबिनेट में स्थान दिलवाया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम लोगों में ये मतलब कह लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व की ये दूरगामी सोच है कि वो आम जनमानस के कैंडिडेटों को कहीं ना कहीं हर पद पे सुशोभित कर रहे हैं और उनमें अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, अपनी ड्यूटीज का, अपने अधिकारों का पार्टीशन कर रहे हैं। आप देखिए भाई समाजवादी पार्टी क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी में
भाई भतीजावाद इतना है कि कराल सीट पर भी परिवार का कैंडिडेट, लोकसभा चुनाव में 5 परिवार के सदस्य। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जितने भी इनके खुद माननीय भुवनेश जी बैठे हुए हैं, ये इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते कि इनको भविष्य में विधायकी का टिकट मिलेगा या इनको सांसद ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो समाजवादी पार्टी के सिपाही परिवार के लिए रिजर्व है। ठीक इसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी में स्टेटस ये है कि वहां पे उन्होंने आकाश को प्रमोट किया, और जब आकाश को ठीक है प्रमोट अंकुर, किया तो अभी वो रुकना भी होगा। मैं एक छोटा सा यही परिवार प्रश्न, ठीक है अंकुर भाई रुकना होगा। कृष्णमोहन जी से ले लो। कृष्णमोहन जी, भाजपा को क्या लगता है, एनालिसिस क्या है? क्या बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो त्रिकोणीय बनाती थी, एक कोण भाजपा, एक सपा, एक बसपा, वो एक कोण बीएसपी का धीरे धीरे सिमट रहा है? और उसके सिमटने के चलते क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ रहा है? कृष्णमोहन पांडे, एक छोटा सा उत्तर। देखिए देखिए, बहन जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा व्यक्तित्व है, और उनका वोट बैंक उन पे आज भी विश्वास करता है। जो उनके लोग हैं आज भी विश्वास करते हैं, और बहन जी के साथ 9 साढ़े 9% का वोट उनके साथ खड़ा है। परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि अभी वो सुसुप्तावस्था में हो, परंतु इस सुसुप्तावस्था में उनके वोटर्स को लगता है कि बहन जी के बाद सर्वाधिक कहीं वो सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी में उनका विश्वास बढ़ रहा है, और जिसका प्रतिशत ये है, प्रतिफल ये है कि उनका वोट बैंक धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बहन जी का जो व्यक्तित्व है निश्चित तौर पर। जी जी, भारतीय जनता बहन जी पार्टी ने एक बड़ी बात कही अंत में कि मायावती का जो वोटर है उसको ये देख रहा है कि बहन जी के बाद हमारे लिए सबसे सुरक्षित घर भाजपा है। यानी भाजपा की सारी स्ट्रेटजी ये है कि ठीक है बहन जी हैं, तब तक आप बहन जी के साथ प्रतिबद्ध रहिए, लेकिन बहन जी के बाद फिर हमें को चुनिए। और उसका परिणाम ये है कि बहन जी के रहते हुए उनका जनाधार जो है 27-28% से घटते 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 9 साढ़े 9% पर आ गया। और अब की जो चुनाव परिणाम जो आया है आज, इसमें जब प्रतिशत निकलेगा तो शायद बसपा के लिए और बुरी खबर, क्योंकि मैं पूरी प्रतिबद्ध उसके अपनी समझ के साथ कह रहा हूं कि 9.5 से भी बहुत नीचे आ गया होगा बीएसपी का वोट परसेंटेज। एक तो विषय, दूसरा विषय ये, योगी आदित्यनाथ ने अपनी क्षमता, चुनाव जिताने की क्षमता को फिर से रेखांकित कर 38-39 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था 2022 में योगी आदित्यनाथ, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव में गए थे। वही चेहरा थे। इसलिए ये भी कोई नहीं कह सकता जैसी 17 की बात थी। 22 में तो कोई भ्रम ही नहीं था, योगी जी ही चेहरा थे। 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ा उत्तर प्रदेश में कि कंटिन्यूएशन में कोई मुख्यमंत्री सरकार दोबारा चुनवा के ले आए। और योगी जी ने जो नारा दिया, योगी आदित्यनाथ, कटोगे तो बटो। मैंने आज शाम को भी एक शो में इस बात को रखा अपने यहां, अब फिर कहता हूं, आजादी की लड़ाई के दौरान नारा आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। 75 में आपातकाल के विरुद्ध जयप्रकाश जी ने नारा दिया, डरो मत अभी मैं जिंदा हूं। 80 के उत्तरार्ध में नारा आया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और कहो गर्व से हम हिंदू। 3 और चौथा नारा है ये योगी आदित्यनाथ ने जो दिया है, अगस्त के महीने में दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। लिख लीजिए मेरी बात, ये उसी श्रेणी का नारा है जो मैंने पहले से 3 बताए, आजादी का, आपातकाल का, राम मंदिर आंदोलन का, और उसके बाद इस चौथा महत्वपूर्ण नारा है। इस नारे की तासीर उत्तर प्रदेश में भी दिखी और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में तो ऐसी दिखी कि भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि अप्रत्याशित प्रसाद दिया है जनता ने, अप्रत्याशित आशीर्वाद दिया है, झोली भर दी। कोई झोला ले जाए, इसको भर दो, और भरने वाला बोरा भर के दे दे, जाओ। 132-33 सीट जिता दी भाजपा को अकेले। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव 9 सीटों का था।
लेकिन इनका संदेश बड़ा है। 9 सीट, एक तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक व्याप्ति का प्रतिनिधित्व करती है 9 सीटें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से है। ठेठ पश्चिम भी है तो ठेठ पूरब भी है, मध्य भी है, सीसाबू। तो आपको उत्तर प्रदेश में क्या हवा बह रही है, पॉलिटिकल वाइब्स क्या है, उसका एक तो मुजाहिरा हो गया, उसका प्रस्तुतिकरण हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के अपने तेवर और कलेवर को बचा नहीं पाई, बचाकर नहीं रख। समाजवादी पार्टी लोकसभा के दौरान उसको जो जन समर्थन मिला था, उस जन समर्थन को सलाहियत के साथ संभाल कर नहीं रख पाई। इससे उसका आत्मबल भी कमजोर होगा। टीवी पर बैठ के कुछ भी कहें जोशी जी या कोई, लेकिन सच बात है आत्मबल कमजोर हो, क्योंकि जीत जीत होती है और पराजय पराजय। ये वैसी बात है कि जब घोसी जीती थी समाजवादी पार्टी ने तो वो टॉप ऑफ द स्काई थी, 7वें आसमान पर। फिर लोकसभा चुनाव जीत में 37 सीट जीती तो आसमान से भी ऊपर आसमान पर। तो जीत पर जब आप आसमान पर हैं तो पराजय पर आपको शोक भी करना हो, ठीक बात, स्वाभाविक रीत है, यही रीत है राजनीति की। और समाजवादी पार्टी को इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा की इतनी बड़ी जीत कैसे हुई। रामपुर और आजमगढ़ भाजपा ने जब जीता था तो उसने समाजवादी पार्टी के 2 दुर्धर्ष किले गिराए, दुर्धर्ष शब्द इस्तेमाल कर। और आज कुंदरकी जीती है तो कुंदरकी को भी मैं रामपुर की ही श्रेणी में रखूंगा, आजमगढ़ की ही श्रेणी में रखूंगा। कुंदरकी उतनी ही महत्वपूर्ण सीट है। भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने इतिहास ही रच दिया, इतिहास, भूतो न भविष्यति जैसी स्थिति पैदा हो। योगी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने सबसे पहले कुंदरकी का ही जिक्र किया, रामवीर सिंह का ही जिक्र। यहां समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रिजवान, हाजी रिजवान, उन्होंने अपने प्रचार में कहीं कह दिया कि गले कुत्ते के गले में भी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह डाल देंगे तो एमएलए बनवा देंगे। सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा मिजाज। लोगों ने उत्तर दे दिया कि नहीं, हम बंधुआ नहीं हो सकते, हम बंधक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये भी शायद कुदरकी के मुसलमानों को मंजूर नहीं हुआ कि कोई ये कहे कि हम गले में कुत्ते का पट्टा डाल देंगे तो भी चुन जाएगा विधायक। नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप, अल्पसंख्यक को भी और बहुसंख्यक, किसी को नहीं ले सकते। आज सामान्य व्यक्ति के पास में एक ही तो ताकत है, वोट, और उसको भी अगर आपने अपनी बपौती मान लिया तो फिर तो लोकतंत्र ही खत्म हो गया। जनता, सामान्य जनता के पास क्या है, ताकत है, सिर्फ एक ताकत है कि भाई वोट है और वोट से हम सरकार बदल सकते हैं, बना सकते हैं, हटा सकते हैं। और अगर उसको भी आप ये मान लें कि हम गले में तख्ती डाल के विधायक बना लेते हैं तो विधायक बनाने की फैक्ट्री नहीं खुल सकती भाई। कुंदरकी का जनादेश यही कहता है कि फैक्ट्री नहीं खुल सकती। और जब इस बात पर सब दल राजी थे आज से पहले कि 23 को जो भी परिणाम आएगा वो 27 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा, उसका ट्रेलर माना जाएगा, तो आज उसको स्वीकार करना चाहिए। आप सोचिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई होती तो कैसा राजनीतिक कोहराम मच रहा होता देश में। जोशी जी, सही गलत कहूं तो टोक देना। क्या समाजवादी पार्टी आज बिल्कुल युद्ध स्तर पर एक्टिव नहीं होती और ये नहीं कह रही होती कि भारतीय जनता पार्टी को से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसकी सरकार को उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटा देना चाहिए, आदि 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 कह रहे होते आप। और अब विपरीत परिणाम आया है तो उन आरोपों को दोहराने से अब लाभ नहीं होगा।
जिन आरोपों के जरिए आपने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट नहीं डालने दिया सरकारी मशीनरी ने, तो 23 के नतीजों ने बता दिया, आज के नतीजों ने, कि मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष तौर पर सीसामऊ, कुदरकी, सीसामऊ में आप जीते हैं तो बिना मुसलमान के वोट के नहीं जीते, और कुदरकी में आप हारे हैं तो वो भी इसलिए, इतनी बुरी तरीके से हारे हैं तो वो भी इसलिए हारे कि मुसलमान, कुदरकी का मुसलमान आपके खिलाफ खड़ा। एक जगह मुसलमान आपके पक्ष में खड़ा हुआ तो आप 8,000 से जीत गए, एक जगह मुसलमान भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ तो आप 1.5 लाख वोट से हार गए, जमानत जब्त होने की स्थिति में चले। इसका मतलब मुसलमान को वोट देने पर रोक नहीं। उसने जहां आपके खिलाफ वोट देना चाहा, आपके खिलाफ दिया, जहां आपके पक्ष में वोट देना चाहा, वहां पक्ष में दिया। एक लाइन में कहूंगा कि इस चुनाव पर, बाय इलेक्शंस की इस पूरे महासमर में अगर मुझसे कहा जाए कि मैन ऑफ द मैच कौन है, तो मैं कहूंगा बिना किसी किंतु परंतु के मैन ऑफ द मैच हैं योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद।